नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आजकल बिहार में चुनाव का माहौल है। आप जानते हैं हर तरफ चुनाव प्रचार का जोर है और इसी के साथ राजनीति के अपराधीकरण की भी बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे दागदार चेहरे वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसी चुनाव के माहौल और चौकसी के बीच सिवान जिले में अब से कुछ रोज पहले एक बड़ी घटना हुआ यूं कि 30 अक्टूबर की सुबह सिवान जिले में एक जगह है जिसका नाम है दरौंदा। तो दरौंदा से महाराजगंज जाने वाली एक सड़क के किनारे झाड़ियों में एक शख्स की लाश पड़ी हुई मिली। ये झाड़ियां क्या थी? बेसिकली पास में ही अरहर का खेत है। उस खेत के पास जो मेड़ का जो एरिया होता है वहां पर यह बॉडी पड़ी हुई थी झाड़ियों में। और जब लोगों की नजर इस पर गई तो लोग इस लाश की हालत देखकर जो है वो सिहर उठे, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह उस शख्स की हत्या की गई थी। बॉडी पूरी तरह से म्यूटिलेटेड थी और जगह जगह से कटी फटी थी। सिर के पिछले हिस्से में वार किया गया था, गला कटा हुआ था और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो बुरी तरह लहूलुहान था और तेजधार हथियारों के कई सारे निशान थे। तो लोग इस लाश को देखकर सकते में आ गए। देखते ही देखते आप समझते हैं हमारे ग्रामीण इलाकों में किस तरह का माहौल होता है। वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग बहुत क्यूरियस थे, समझना चाह रहे थे कि भाई किसकी हत्या हुई, क्यों हुई, मरने वाला शख्स कौन है। लेकिन ज़्यादातर क्या बल्कि उस इलाके में कोई भी इस शख्स को पहचान नहीं पाया। अब चूंकि कत्ल का मामला था, गंभीर मामला था, खबर पुलिस को दी गई तो सिवान के जो एसपी हैं मनोज कुमार तिवारी, यानी जिले के जो सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर, वो खुद अपनी टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। क्योंकि मामला कत्ल का था, संगीन मामला था और ऊपर से चुनाव का माहौल चल रहा है, तो पुलिस को रिएक्ट करना था और पुलिस के सीनियर ऑफिसर वहां मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया, लेकिन वहां पर पुलिस को कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट, कोई भी ऐसी अहम चीज़ नहीं मिली जिससे ये पता चलता कि इस आदमी की हत्या क्यों हुई और कौन से लोग थे, इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़े, इसको लेकर जो है पुलिस को कोई खास लीड मौका वारदात से नहीं मिली। अलबत्ता मौके से ही तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर पुलिस को एक काले रंग का गमछा पड़ा हुआ मिला, जिसे देखकर ये लगता था कि शायद ये गमछा या तो मरने वाले शख्स का होगा या फिर मारने वाले लोगों में यानी कातिलों में किसी का होगा। और साथ ही एक मोटर बाइक भी 500 मीटर दूर पार्क थी, खड़ी थी, जिसका इस मर्डर केस से कनेक्शन पुलिस को लग रहा था। अब सवाल है इस मरने वाले शख्स के पहचान की। तो आम लोग तो मरने वाले आदमी को नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने पहली ही नज़र में देखते ही मरने वाले शख्स को पहचान लिया। आप पूछेंगे ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? तो उसका जवाब यह है कि जिस शख्स की हत्या हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि सिवान में ही तैनात एक पुलिस ऑफिसर था। जी हाँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार। अनिरुद्ध कुमार मूल रूप से बिहार के ही मधुबनी जिले के रहने वाले थे। राजनगर में उनका घर है और उनका भरा पूरा परिवार है। 48 साल की उनकी उम्र है और वो सिवान जिले में ही एक पुलिस स्टेशन में एज एएसआई तैनात थे और ड्यूटी कर रहे थे। अब सवाल है कि एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर की इस तरह से इतने ब्रूटल, इतने जघन्य तरीके से हत्या कैसे हो गई? हत्या अपने आप में बहुत संगीन बात है और जो भी कत्ल करता है ये माना जा सकता है कि वो सिरफिरा होगा, वरना वो किसी की जान कैसे ले सकता है। लेकिन ये भी माना जा सकता है कि उस आदमी में कानून को लेकर शायद कोई खौफ नहीं है। लेकिन कोई अगर पुलिस वाले का कत्ल करे तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि पुलिस से भी पंगा लेने वाली बात है। तो आखिर किसने एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर दिया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। तो खैर पुलिस तो मरने वाले शख्स की पहचान पता कर ही चुकी थी, क्योंकि पहली नज़र में देखते ही उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, उन्हीं की टीम के मेंबर थे। और फिर उनकी बॉडी को पुलिस ने वहाँ से रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हालांकि मौका वारदात पर बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के लिए भी सिवान पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया सरकारी हॉस्पिटल में, और एम्बुलेंस तो क्या, उसको हायर से सर्विस कह सकते हैं, जो शव वाहन होते हैं। लेकिन पुलिस इंतज़ार करती रह गई, वो सरकारी गाड़ी सरकारी हॉस्पिटल से आई ही नहीं। आखिरकार पुलिस वालों ने खुद अपनी जीप में उनकी बॉडी को रखा और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा और शाम होता गया, तब तक जो है मीडिया के लोग, खासकर अखबार के जो पत्रकार हैं वो एक्टिव हुए। मीडिया के लोग तो खैर सुबह से ही एक्टिव थे, क्योंकि मौका वारदात पर उनकी मौजूदगी थी। उन्होंने सीन ऑफ क्राइम पर फुटेज शूट किए। लेकिन शाम होते होते पूरे शहर को, मीडिया वालों को ये पता चल गया कि जिस शख्स की हत्या हुई है वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार की हत्या कर दी गई है। अब पुलिस इस मामले की जांच में लग चुकी थी और आजकल जांच का सबसे बेहतरीन और कारगर तरीका आपको पता है मोबाइल फ़ोन ही होता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अनिरुद्ध कुमार का मोबाइल फ़ोन जो है वो गायब था। वो सिवान में जहाँ पर रहते थे, जहाँ उन्होंने कमरा किराए पर ले रखा था,
वो वहाँ पर भी पुलिस पहुंची, लेकिन वहाँ पर भी उनका मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। ऐसे भी मोबाइल फ़ोन कोई घर में रखकर कहीं जाए, ऐसा आमतौर पर तो नहीं होता। आजकल तो ज़माना ऐसा है कि इंसान मोबाइल फ़ोन लेकर वॉशरूम में भी चला जाता है, तो बाहर जाएगा तो मोबाइल फ़ोन तो लेकर जाएगा ही। तो मोबाइल फ़ोन अनिरुद्ध का गायब था, और इसके साथ ही अनिरुद्ध कुमार का जो पर्स था और जो दूसरी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें नदारद थी। अब पुलिस को ये पता करना था कि कातिल कौन थे, तो पुलिस ने ये जो मोबाइल फ़ोन है उसको सर्विलांस पर लगाने का फैसला किया, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने देखा उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। पुलिस ने अलबत्ता इस मामले की छानबीन पैरेलली शुरू की। एक तो अपने मुखबिरों के जरिए पुलिस ये पता लगाने लगी कि अनिरुद्ध कुमार की ऐसी किससे दुश्मनी थी जिसने इतने घातक तरीके से, इतने भयानक तरीके से उनकी हत्या की। और दूसरा, पुलिस ने अनिरुद्ध के मोबाइल फ़ोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकलवाया, और CDR निकलवा कर पुलिस ये देखना चाह रही थी कि अनिरुद्ध की आखिरी टाइम में किससे बात हो रही थी, और जब उनकी हत्या हुई उससे पहले किससे मोबाइल फ़ोन पर उनकी बातचीत हुई थी। इस कड़ी में पुलिस को एक कामयाबी मिली। सिरसाओं नाम का एक गांव है जहां पर ये बॉडी मिली थी। मैंने तो आपको बताया कि दरौंदा और महाराजगंज रोड पर ये जगह है जहां से ये बॉडी रिकवर हुई थी, लेकिन जिस जगह से बॉडी रिकवर हुई वो एरिया जो है सिरसाओं गांव का पड़ता है। तो पुलिस ने सिरसाओं गांव के आसपास भी पता किया कि भाई यहाँ आखिर इंस्पेक्टर साहब क्यों आए थे, और रात के वक्त में हत्या हुई इस तरह की आशंका थी। पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखकर ऐसा लग रहा था, बॉडी के कंडीशन को देखकर लग रहा था कि बहुत पुरानी लाश नहीं है। 29 और 30 अक्टूबर की रात को यह हत्या हुई थी, ऐसा माना जा सकता है। तो इंस्पेक्टर साहब वहाँ एक रात पहले क्यों आए थे, ये भी अब पुलिस को पता करना था। तो पुलिस मुखबिरों के जरिए भी पता कर रही थी और CDR के जरिए भी पुलिस पता कर रही थी। मुखबिरों के जरिए पता करने से पहले पुलिस ने CDR में यह देखा कि एक पर्टिकुलर नंबर पर इंस्पेक्टर साहब की बातचीत हुई थी। अब पुलिस ने जब उस नंबर के बारे में पता किया तो पता चला कि वो नंबर एक लड़की का है जो पेशे से एक डांसर है। जैसे मुंबई में बार डांसर होती हैं, उस तरह से बिहार में भी डांसर एक पेशा है, और बहुत सारी लड़कियां बिहार और उत्तर प्रदेश में इस पेशे से जुड़ी हुई हैं जो स्टेज में अपना परफॉर्मेंस देती हैं। लेकिन कई बार ऐसी लड़कियों को अश्लील हरकतों का भी शिकार होना पड़ता है, और कई बार डांस भी जो है वो अश्लीलता की सारी हदें पार कर जाती हैं। तो इसीलिए एक ग्रे एरिया ज़रूर है इस प्रोफेशन को लेकर, और बहुत सारे लोग जो हैं, लोग डांस देखना तो पसंद करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि डांसरों के साथ लोग किसी भी हद तक, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे हैं जिसमें लोग बदतमीज़ी भी करते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं चाहता कि वो डांसर बने या उसके घर की कोई लड़की डांसर बने। तो ये भी एक कॉन्ट्रास्ट है सोसाइटी में हम लोगों के। तो खैर, ये मोबाइल फ़ोन की CDR से ये पता चला कि अनिरुद्ध कुमार की लास्ट टाइम पे एक लड़की से बात हुई थी जो डांसर है और जिसका नाम है निहारिका। तो अब पुलिस निहारिका को ढूंढने लगी, लेकिन निहारिका का मोबाइल फ़ोन भी जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने अब मुखबिरों के जरिए पता करना शुरू किया कि ये निहारिका का क्या चक्कर है और अनिरुद्ध की निहारिका से कैसे बात होती थी। तो मुखबिरों ने ये बताया कि सिरसाओं गांव में जहां पर इंस्पेक्टर साहब की, सब इंस्पेक्टर साहब की लाश मिली है, उस जगह पर एक डांस ट्रुप जो है पिछले कुछ समय से किराए के एक मकान में रह रहा था। इस ट्रुप में कई लड़कियां भी थी और कई सारे पुरुष मेंबर भी थे जो डांस पार्टी ऑर्गेनाइज किया करते थे और अलग अलग जगहों पर जाकर परफॉर्मेंस दिया करते थे। तो इस ट्रुप के बारे में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि इसी ट्रुप में काम करने वाली एक लड़की के साथ इंस्पेक्टर साहब की, ASI साहब की बड़ी नज़दीकियां थी, और उसको लेकर एक आध बार जो डांस ट्रुप है उसके साथ ASI साहब की लड़ाई झगड़ा भी उनका हुआ था। और इस लड़ाई झगड़े को कुछ गांव के ही लोगों ने मीडिएट करके शांत भी करवा दिया था और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर इस मामले को रिजॉल्व कर दिया था। तो ये जानकारी पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में मिली, जो एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी। अब पुलिस ने उसी डांस ट्रुप के बाकी साथियों के बारे में पता करना शुरू किया, और एक एक कर पुलिस को कई लोगों के नाम पता चले और उसके साथ ही कई लोगों के मोबाइल नंबरों का भी पता चला। इस बीच पुलिस ने जब ये सिरसाओं गांव में उस जगह पर दबिश दी जहां पर डांसरों की ये टोली रहा करती थी, पुलिस को पता चला कि पूरा का पूरा डांसरों का जो कुनबा है, जो ग्रुप है, वो वहां से माइग्रेट कर चुका है, भाग चुका है। अब पुलिस असमंजस में पड़ गई, लेकिन पुलिस के पास बहुत सारे दूसरे डांस मेंबर्स के मोबाइल नंबर थे, तो पुलिस ने उन नंबर को सर्विलांस पर लगाया और आखिरकार पुलिस ने एक एक करके इस डांस ट्रुप के तकरीबन 7 और 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें निहारिका नाम की वो लड़की भी शामिल थी। निहारिका के अलावा राहुल यादव, रंजन श्रीवास्तव, संदीप सिंह, इमरान अंसारी, समीर इद्रीसी और एक माइनर लड़की, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। सवाल यह है कि इंस्पेक्टर साहब की हत्या क्यों हुई, तो उसका जवाब यह है कि निहारिका के साथ इंस्पेक्टर साहब कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहे थे, और इतना क्लोज हो रहे थे कि निहारिका का जो पति है इमरान अंसारी, उसको ये बात नागवार गुजर रही थी। तो इमरान अंसारी से और राहुल यादव से पहले भी इंस्पेक्टर साहब की कहासुनी हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। और अब
चूंकि वो निहारिका के पीछे ही पड़े हुए थे और लगातार निहारिका से, अलबत्ता निहारिका की तरफ से भी एडवांसमेंट था, ऐसी बात नहीं है कि एएसआई साहब अकेले परेशान कर रहे थे, लेकिन इमरान अंसारी ने यह तय किया कि वो निहारिका को ही मोहरा बनाकर जो है वो एएसआई साहब का कत्ल करेगा। फिर इमरान ने अपने ग्रुप के बाकी लोगों से बातचीत की और निहारिका से ही कहा कि डांस प्रोग्राम देखने के बहाने अनिरुद्ध को बुलाओ, एएसआई साहब को। और एएसआई अनिरुद्ध कुमार को निहारिका ने फ़ोन करके 29-30 की रात को बुलाया और डांस का प्रोग्राम दिखाने से पहले निहारिका उससे मिलने के बहाने उसने सुनसान जो दरौंदा महाराजगंज रोड पे गांव का जो आखिरी छोर है सिरसाओं गांव का, वहाँ खेतों के पास उनको बुलाया। और इससे पहले कि वहाँ और मिलन हो पाता और बातचीत हो पाती, खेतों में ही छुपे बैठे ये जो सारे लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया एक एक करके, इन सारे लोगों ने एएसआई साहब पर हमला बोल दिया और हमला भी तेज़धार हथियारों से बोला और गला काटा गया। पहले तो सिर पे घातक वार किए गए और उसके बाद पूरे एरिया में खून ही खून पुलिस को मिला और शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो अलग अलग हथियारों के वार से पूरी तरह लहूलुहान हो चुका था, जिसे देखकर ये क्लियर हो गया कि अनिरुद्ध कुमार पर बहुत सारे लोगों ने चारों तरफ से हमला किया और वो बिल्कुल अकेले पड़ गए और उनकी जान चली गई। तो ये तो सीन ऑफ क्राइम का मंजर और डेड बॉडी जो रिकवर हुई थी उसका कंडीशन बता रहा था। पुलिस ने जब निहारिका के अलावा बाकी के सारे लोगों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने भी कुछ यही कहानी सुनाई और उन्होंने बताया कि उन्होंने घात लगाकर अनिरुद्ध कुमार की हत्या कर दी। तो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जिनका अपना परिवार था, अच्छी खासी ज़िंदगी थी, सरकारी नौकरी थी जिसके लिए लोग तरसते हैं, उन पुलिस ऑफिसर साहब को एक डांसर से दिल लगाना जो है वो घातक साबित हुआ और इतना घातक साबित हुआ कि मौत भी मिली तो बहुत ही भयानक और दर्दनाक। तो ये था पूरा घटनाक्रम जिसका उद्भेदन बिहार में उद्भेदन कहते हैं, जिसका अनावरण बिहार की पुलिस ने कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी सोच, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल जब मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ था तो हमने आपको बताया था किस तरह नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में एक नौजवान शख्स की हत्या उसकी अपनी ही सिस्टर इन लॉ यानी साली ने कर दी थी और उसके पीछे क्या स्टोरी है वो मिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई थी। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया है, आप सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ इतने सारे कमेंट्स और इतने पॉजिटिव बातों के लिए। अगर आपने वो स्टोरी नहीं सुनी है तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर उस स्टोरी को सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। जगदीश चांडेगड़ा जी ने कमेंट किया है, नया साल मुबारक। उन्होंने कहा है दिवाली में जो है वो नए साल की शुरुआत मतलब हिंदुओं के ही कुछ वर्ग में या आप कहें कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नए साल की शुरुआत होती है। तो जगदीश चांडेगड़ा जी ने उसकी मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी है। बहुत धन्यवाद आपका, मेरी ओर से भी आपको शुभकामनाएं। अहमद अफजल साहब ने कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि तीनों को सजाए मौत दी जानी चाहिए। और सर अगर आप रामायण में हनुमान जी का रोल प्ले करेंगे तो भी बहुत खूब लगेंगे, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। अरे क्या बात है, मतलब ये तो आपने ऐसी बात कह दी ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ऑब्वियसली हनुमान जी की बड़ी कृपा है और मतलब ऊपर वाले से हर आदमी का रिलेशन जो है वो बड़ा पर्सनल होता है, तो मुझ पर बड़ी कृपा रही है। आपने ऐसी खूबसूरत बात कही कि मैं मतलब बता नहीं सकता मतलब मेरी फीलिंग कैसी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि अचानक आपने ये बात कही क्यों कि सर अगर आप रामायण में हनुमान जी का रोल प्ले करेंगे तो भी बहुत खूब लगेंगे। ये मतलब आपने क्या सोचकर कहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। चलिए एनीवे, तिलोत्तमा चक्रवर्ती ने कमेंट किया है। इन्होंने कहा नमस्ते सर, मैं आपको वीडियो पहले रोज़ देखती थी लेकिन अब मैंने आपका वीडियो देखना छोड़ दिया है क्योंकि आप कभी भी मेरे कमेंट को नहीं पढ़ते हैं और मेरा नाम नहीं लेते। लीजिए, आपने छोड़ दिया और मैंने कमेंट पढ़ दिया, तो आई होप कि ये कमेंट आप तक पहुँचे और आप न छोड़ें। हुस्ना ने कमेंट किया है, आप विक्टिम और कल्प्रिट के फ़ोटोज़ दिखाया करें, इन्होंने कहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने बेसिकली कल अपने टीम से कहा था और उनको कुछ क्लिप्स दिए भी थे, लेकिन लगता है उन लोगों ने उस क्लिप को उस वीडियो में इनकॉर्पोरेट नहीं किया, शामिल नहीं किया। ये हमारे एंड से कमी है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। महेश माही ने कमेंट किया है और इसके अलावा पीके चंद्र साहब हैं, नसीम शेख साहब हैं, प्रदीप भामदू जी हैं और इसके अलावा प्रांजल ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सारंग चौहान साहब, शेख हुजैफ ने कमेंट किया है और इसके अलावा होमी राय क्लिप मूवी के नाम से एक आईडी है और अंजार अंसारी साहब का कमेंट है और मनोज कुमार मिश्रा जी का भी कमेंट है। मनोज कुमार मिश्रा जी ने कहा है एज यूजुअल यू स्पॉइल द इंटरेस्ट बाय ओवर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए ठीक है, देखिए मनोज जी, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमारे सारे दर्शकों को सारी चीज़ें पता हो ये ज़रूरी नहीं। अगर मैं ऐसा एज्यूम कर के बैठ जाऊं तो मुझे लगता है कि स्टोरी के सिर्फ पॉइंटर बताकर ही छोड़ दूं, ये मान लूँ कि स्टोरी आप लोगों को पता ही होगी। तो इसीलिए ये आपने जो बात कही है ना, मैं मतलब उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन ये डिसाइड कर पाना कि ओवर एक्सप्लेन कहाँ कर दिया और कहाँ रह गया, ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। हालांकि मैं फिर भी कोशिश करूँगा। आप अगर एक इंस्टांस के साथ बताते ना तो मुझे थोड़ा और कन्वीनियंट होता। तो एनीवे, शमीम अहमद साहब ने भी कमेंट किया है और प्रकाश
पी साहब का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी किसी और वाक्य के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।